नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन भारत डेली लाइव पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में विशेष रूप से आयोजित गौसेवा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मोर को दाना खिलाकर अपनी सहभागिता दिखाई और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में रहकर सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। स्थानीय लोग और भक्त भी वहां उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री के दर्शन कर उत्साहित हुए। ये कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर की परंपराओं और स्थानीय धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों में सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव को मजबूत करने का अवसर भी साबित हुआ। वाराणसी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले शहर का माहौल पूरा उत्सव जैसा बन गया। लोगों ने उनकी तस्वीरों की आरती उतारी और स्वागत मार्च निकालकर सम्मान जताया। कई जगहों पर भारत रूस दोस्ती के बैनर लगे और अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया गया। स्थानीय नागरिकों ने हाथ में फूल लेकर अपने उत्साह और सम्मान का इजहार किया और इस दौरान सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो साझा कर खूब चर्चा बटोरी। प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी ताकि आयोजन शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके। ये कार्यक्रम भारत और रूस के बीच मित्रता और सहयोग को दर्शाने वाला साबित हुआ। मथुरा में शौर्य दिवस में पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शहर का कोई हाई अलर्ट पर रखते हुए जन्मभूमि परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एसपी सिटी राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और कई पॉइंट्स पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया। एसपी सिटी ने बताया कि डीजीपी के निर्देशों के तहत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। गोविंदनगर थाना प्रभारी, कोतवाली प्रभारी और सभी चौकियों की टीमें जन्मभूमि क्षेत्र में मुस्तैदी से तैनात है। संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को खुद बारीकी से जांच कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी अफवाह, उपद्रव या माहौल खराब करने की कोशिश पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की और किसी भी संदिग्ध जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाने की अपील की है। लखीमपुर खीरी से सदर विधायक योगेश वर्मा ने नवजात बच्चों को ड्रॉप पिलाकर टीका उत्सव की शुरुआत की है। जिले में दिसंबर महीने तक चलने वाले इस बड़े अभियान में अब तक 1,42,000 बच्चों को जो टीकाकरण है वो उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह अभियान बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं ठंड बढ़ने के चलते विधायक योगेश वर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष गुप्ता ने जिला महिला अस्पताल के लिए 50 कंबल और गद्दे भी उपलब्ध कराए ताकि मरीजों को ठंड से राहत मिल सके। स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की है। मैं सभी अपने जनपद वासियों से निवेदन करूंगा कि आज से एक विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे छूटे हुए उन बच्चों का अपनी तरफ से विशेष ध्यान देके टीकाकरण स्थान पर पहुंचे और टीकाकरण करें। अगली खबर की शुरुआत करते हैं। बिजनौर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का बड़ा भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों आकाश, शिवा, मोनू, राहुल, सूरज और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। दरअसल 15 दिन पहले किरतपुर क्षेत्र में बैंक की दीवार तोड़कर चोरों ने मोटरसाइकिल और कई सामान चोरी किया था। पुलिस लगातार इनकी तलाश में लगी थी। आज पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है और पूरी वारदात का खुलासा कर दिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने कई घरों में चोरी की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। दिनांक 23 अगस्त 2025 को थाना किरतपुर के ग्राम मौजमपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में चोरी करने वाले पूरे गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें शामिल अभियुक्तों ने बैंक के अंदर चोरी की थी, जिसमें 6 अभियुक्त शामिल हैं और उनके नाम क्रमशः आकाश, मोनू, शिवा, राहुल, सूरज और एक बाल अपचारी शामिल है। उनके द्वारा किरतपुर क्षेत्र में पूर्व में की गई अन्य चोरियों को भी स्वीकार किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी,
ट्रक से बैटरी व सरिया भी चोरी किया जाना बताया गया है और साथ ही थाना मंडावर क्षेत्र से शराब की दुकान के अंदर से शराब व पैसे चोरी किए जाने की भी बात स्वीकार की गई। दिनांक 23 अगस्त हरदोई के संडीला कस्बे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक सीएनजी प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को घेर लिया और कुछ ही मिनटों में बस जलकर खाक हो गई। घटना सनीडा के पावर हाउस के सामने की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर टीम ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ये बस संडीला से मल्लावा रोड पर चल रही थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कौशाम्बी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मिट्टी लादकर जा रहा ट्रैक्टर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे दो मजदूर मुजाहिदपुर के अजय सरोज पुत्र रमेश सरोज और लवकुश पुत्र देवनारायण की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची दोनों परिवारों में चीख पुकार मच गई और माहौल पूरा गमगीन हो गया। दुर्घटना संदीप घाट थाना क्षेत्र के चंदवारी सागरा मोड़ के पास हुई। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में लगातार जुटी हुई है। देखिए, आज दिनांक 4 दिसंबर 2025 को सुबह तकरीबन 4:30 बजे के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना संदीपन घाट क्षेत्र के चंदवारी रोड के पर पुलिया के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जो एक्सीडेंट है उससे 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई थी, जिनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा इसमें परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के पोखरा गांव कानून गो गांव में दबंगई की बड़ी घटना सामने आई है। एक मासूम बच्चा जब खेत में अपने पिता के पास जा रहा था तभी शराब के नशे में धुत एक युवक ने उसे बेरहमी से पीट दिया। बच्चे के परिवार ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने घर में घुसकर पिता, मां और बेटे को भी जमकर मारा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हमले में पूरे परिवार को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार में थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि बेवा सीएचसी पर मेडिकल कराने पहुंचे तो दबंग प्रिंस पांडे ने डॉक्टर को मेडिकल करने से भी रोक दिया। परिवार आरोपियों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरा नाम राम प्रताप पांडे है। मेरा लड़का, मैं खेत में काम कर रहा था। मेरा लड़का जो है साइकिल से मेरे पास आ रहा था खेत पर। रास्ते में एक दारू के नशे में ओमकार सड़क पे खड़ा था और बच्चे को गिरा कर 2 थप्पड़ मारा। बच्चा रोते हुए आया तो हमने मौके पर जाकर हमने पूछा कि भाई क्यों मारे, तो इतने में हमको भी गाली देके और हमको भी एक थप्पड़ मारा। तो हमने 112 पुलिस बुलाया और इतने में अपने भाई लोगों को बोल रहा है इसको पकड़ के मारो। तो उसके भाई लोग निरंकार, आकाश उसका लड़का और ताराचंद और विनोद, ये सब मिलकर वहाँ पर पहले सड़क पर हमको मारे। और जब हम किसी तरह से भाग के जान बचाकर अपने घर पहुँचे तो ये और अपने पटीदारों को बुलाकर निरंकार और आकाश और ताराचंद, विनोद, ओमकार, ये सब चढ़ के और एक आद्या प्रसाद पांडे, ये सब मिलकर चढ़कर हमारे घर पर हमको और हमारे बच्चे को और हमारी बीवी को वहाँ पर ज़बरदस्त बुरी तरह से मारकर, अधमरा मारकर छोड़ कर गए। चंदौली के थीना थाना क्षेत्र के मेढ़ान गांव में एक डिलीवरी वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि वाहन हाई वोल्टेज बिजली के पोल से टकरा गया, जिसके बाद जो निकली चिंगारी ने पूरे वाहन को आग की लपटों में घेर लिया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और इलाके में अफरा तफरी का पूरा माहौल बन गया। मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में डिलीवरी वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वाहन में रखा हजारों रुपए का सामान भी खाक हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस मामले की पूरी जांच में लगी हुई है।
गाजियाबाद कलेक्ट्रेट स्थित जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में बुधवार को बड़ा हंगामा हो गया। भानु प्रताप नाम का युवक अपने निरस्त राशन कार्ड को लेकर जानकारी लेने पहुंचा लेकिन प्रक्रिया समझाए जाने के बाद वो अचानक आक्रामक हो गया। स्टाफ के साथ गाली गलौज की, स्टोर रूम तक पहुंचकर सरकारी दस्तावेजों में बाधा डालने की कोशिश की और यहां तक कि कार्यालय परिसर में थूककर पूरा माहौल भी खराब किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन कुछ देर बाद युवक अपने पिता और साथियों के साथ दोबारा लौट आया और स्टाफ को धमकाने लगा। महिला कर्मचारियों ने भी उसके अभद्र व्यवहार पर आपत्ति जताई। लगातार तनाव के कारण कामकाज घंटों बाधित रहा। कार्यालय प्रशासन ने गंभीर आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मथुरा में बुधवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले वृंदावन के कैलाश नगर स्थित बूथ संख्या 64 पर पहुंचकर एसआईआर से जुड़े मामलों की जानकारी बीएलओ से ली। इसके बाद डिप्टी सीएम ने डोर टू डोर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जरूरी निर्देश दिए। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी। इसके बाद डिप्टी सीएम बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। एसआईआर को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम आज मथुरा वृंदावन के अपने बूथ पर आकर के अपने सभी बूथ अध्यक्षों के साथ में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजू यादव जी, हमारे माननीय विधायक जी और सभी हमारी जनप्रतिनिधि यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सबके साथ में हमने अपने पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श किया है कि गणना प्रपत्र फार्म तत्काल भर करके जमा कराएं और कोई इसमें कोताही न की जाए। बहुत ही गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। जो भी व्यक्ति अनधिकृत पाया जाएगा उसको हम लोग अलग करेंगे और उनके घर वापस करेंगे और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में गंभीरता के साथ काम कर रहा है और हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक मतदाता सूची के निर्माण में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। ये लगातार होता रहता है, 2011 में भी हुआ था, तो समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग करता रहता है। विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। बिहार में एसआईआर हुआ और एक भी कंप्लेंट आप लोगों को नहीं मिली, ना भारत निर्वाचन आयोग की मिली। निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ और वहां एनडीए गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। मथुरा में 6 दिसंबर और 7 दिसंबर की शौर्य यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी श्लोक कुमार, डीएम सीपी सिंह और अन्य अधिकारी जन्मभूमि क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। वहीं एसपी सिटी ने कई थाना फोर्स के साथ मिश्रित आबादी वाले इलाकों में फूट मार्च निकाला ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। एसएसपी ने बताया कि तारीख की संवेदनशीलता को देखते हुए पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाहरी जिलों में भी फोर्स और पैरामिलिट्री तैनात कर दी गई है। पीस कमेटी और धर्म गुरुओं से भी बातचीत की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि परंपरागत यात्राओं को अनुमति है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। देखिए, 6 दिसंबर को लेकर जनपद में पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त जनपद के बाहर से भी पुलिस बल प्राप्त हुआ है, जिसमें डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसमें पीएसी और आरएएफ का भी डिप्लॉयमेंट है। इसके अतिरिक्त अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स में दंगा नियंत्रण उपकरण के लगाया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कुछ ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनको पाबंद भी कराया जा रहा है तथा आपके माध्यम से अपील की जाती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि कानून व्यवस्था प्रभावित हो, अन्यथा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पवा गांव के 32 वर्षीय युवक पन्ना लाल का शव नरेड़ी हार में पेड़ से लटकता मिला।
गांव वालों ने जब शव देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और रो रो कर उनका बुरा हाल बताया गया। परिजनों का कहना है कि पन्ना लाल के पास 8 बीघा जमीन थी, लेकिन इस साल मूंगफली और तिलहन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ऊपर से गांव के लोगों का 3 से 4 लाख रुपए का कर्ज भी था। पैसे वापस करने का दबाव बढ़ रहा था, जिसके वो काफी परेशान था, जिसके चलते और 3 दिनों से वो लापता रहने के बाद आज उनका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हमारे चाचा थे, 3-4 दिनों से मतलब लापता थे, तो घर वाले खोजते रहे। पहले रिश्तेदारी में खोजा, फिर उसके बाद आसपास खेतों में खोजा, तो वही खेतों के पास नजदीक झाड़ियों में फांसी लगाए हुए मिले। लगा दी 2-3 दिन से लापता नहीं, ढूंढते रहे, खेती की वजह से परेशान कर रहा। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पवा गांव में एसआईआर के काम के दबाव ने एक शिक्षा मित्र की जिंदगी छीन ली। 50 वर्षीय शिक्षा मित्र शंकरलाल राजपूत का शव गांव के पास एक कुएं में मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार को शाम से वो लापता थे। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक शंकरलाल एसआईआर कार्य में बीएलओ के सहायक के रूप में लगे थे। परिजनों का आरोप है कि रोज 100 फॉर्म भरने का टारगेट दिया जा रहा था, जिससे वो लगातार तनाव में रहते थे। घर पर भी वो दबाव की बातें बताया करते थे। उनकी बेटी अंजनी और अन्य परिजनों ने साफ कहा है कि अत्याधुनिक काम, लोगों के व्यवहार और अधिकारियों की जल्दबाजी की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। ये घटना के बाद गांव में गुस्सा है और लोग एसआईआर प्रणाली की समीक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे पापा जो एसआईआर के फॉर्म भर रहे थे, उसमें ड्यूटी लगी थी। अधिकारियों को ज़्यादा प्रेशर होने के कारण इसी कारण भी परेशान रहते थे। 2-3 बार उन्होंने घर पर भी बताया है। रात में सो नहीं पाते थे, रात में भी कॉल आती थी उनकी। इसी कारण वो बहुत परेशान थे और इसी का हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। जब आज देखा तो कुएं में डले थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी तक बीएलओ का काम करते रहे। हाँ। तो उसी से लेकर परेशान थे। अच्छा। क्योंकि सुबह 6 बजे से वो द्वारे में बैठ जाती थी कागज लेके, और जो गांव के लोग हैं तो ज़्यादातर भी पहचानते हैं, तो उन्हीं के पास आते थे लोग। तो वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि रात में दिन खाना नहीं खा पाते थे सुकून से। मेरे चाचा जी हैं। अच्छा। जो बीएलओ के उस पे पद पे थे। अच्छा। टीचर थे। हाँ। तो शनिवार से ये डिप्रेशन में थे और काम करते करते सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। शनिवार से पता नहीं चला इनका, 1-2 दिन इधर उधर रहे। इसके बाद सोमवार से कोई पता नहीं चला। और ये काम से सबसे ज़्यादा परेशान थे। घर पे भी इन्होंने बताया है कि मैं इस काम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुबह से शाम तक काम करते थे, रात में भी काम करते थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये मेरे विद्यालय में तैनात थे। 19 तारीख से इनकी एसआईआर में ड्यूटी लगा दी गई थी, सहायक में। और एसआईआर का दबाव तो है ही है, क्योंकि उतना काम नहीं परसेंटेज में हो पा रहा, गांव में लोग नहीं हैं, इस वजह से इनको लगाया गया था सहायक पद पे। बाकी अब मैं इस बारे में कुछ ना कह पाऊंगा। अब उसमें यही था कि वो जैसे घर घर जाते थे तो कई बार कई जानकारी ऐसी नहीं दे पाता था आदमी जो है। महिला पक्ष की ज़्यादा समस्या होती थी कि वो उनके बार बार जाना पड़ता था, तो यही कहते थे कि मुझे तो जो है उनका जो है अन्य लोगों को मिल जाता, लेकिन माई के पक्ष की जानकारी नहीं मिल पा रही, तो कभी कभी बहुत डिप्रेशन में हो जाते थे। कुल कितनी आबादी का काम आप लोग संभाल रहे थे? हम लोगों के पास था वही 1350। अच्छा। 1350 दूसरे के पास, उनके बाद 1390 उनके बाद दूसरे बीएलओ साहब के पास काम है, और 1344 करीब हमारे पास था। चंदौली में डीडीओ आरपीएफ की चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति रत्नेश वर्मा को फुट ओवरब्रिज से गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से कुल 35,33,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। आरोपी यूपी के मऊ जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है वो प्रयागराज से वाराणसी ले जा रहा था कैश। आरोपी कैश के किसी भी दस्तावेज या सबूत को पेश नहीं कर पाया है। आरपीएफ ने बरामद राशि और मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी है। प्रारंभिक जांच में ये मामला हवाला से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और आयकर विभाग मामले की तहकीकात कर रही हैं। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त चेकिंग रेडियो जंक्शन पर की जा रही थी।
इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति को बैग के साथ देखा गया, जिसपे मैंने उससे पूछताछ करने पर उसके पास कैश देखा गया। कैश की मात्रा चूंकि ज्यादा थी तो उसको ला करके पोस्ट पे उससे जब अग्रिम जांच पड़ताल की गई तो उसके पास कुल 35,33,760 रुपए बरामद पाए गए। चूंकि इतना हैवी कैश लेके जा रहा था तो मामला आयकर विभाग से संबंधित पा करके संबंधित आयकर विभाग वाराणसी की टीम को सूचित किया गया है। आयकर विभाग की टीम जो है मौके पर आ चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिघन कला में देर रात एक डरावनी घटना सामने आई है। मोरन लेने खदान जा रहे ट्रक ड्राइवर पर शराब के नशे में धुत कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। उसके पास लाठी, डंडा और फरसा था। जब ड्राइवर ने रास्ता खाली करने को कहा तो आरोपियों ने मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। ड्राइवर ने ट्रक से उतरकर भागकर अपनी जान बचाई और देर रात 112 पुलिस को घटना की जानकारी दी। ट्रक पर भी आरोपी ने तोड़फोड़ की और डर फैलाने के लिए फायरिंग भी की। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि पैलानी पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की पूरी कार्रवाई की जाएगी। जनपद बांदा थाना पैलानी के ग्राम सिंधन कला से रात्रि 1:30 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। सूचना पर तत्काल पीआरबी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जो ट्रक ड्राइवर से बातचीत की गई तो जो जानकारी मिली उसमें एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके ट्रक के सामने एक शराब पिया हुआ व्यक्ति आ गया था, इसलिए ट्रक रोक दिया गया था। कुछ लोग आ गए थे, अन्यथा आरोप लगा करके मारपीट करने लगे तो ट्रक ड्राइवर दूर चला गया था। वहाँ से उसने 112 को सूचना दी थी। ट्रक ड्राइवर को से बातचीत की गई है, उसके कोई जाहिरा चोट नहीं है, उससे तहरीर प्राप्त की गई है। मारपीट करने वालों का पता लगाया जा रहा है और जो भी उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाए। श्रावस्ती के सेम रहनिया घाट में पुल का इंतजार अब भी जारी है। नौगांव के लोग रोजाना राप्ती नदी को नाव से पार करते हैं, जिसमें बाइक समेत सवारी होती है और पुल ना होने के कारण भिनगा जिले का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा हो जाता है और नाव पर अधिक भीड़ होने के कारण हादसे का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई साल पहले सर्वे हो चुका है, लेकिन अब तक पुल निर्माण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मनोज श्रीवास्तव, इंद्रजीत यादव, ब्रदीश श्रीवास्तव और कैलाश नाथ चक्रवर्ती सहित कई लोगों ने पुल बनवाने की मांग दोहराई है। विधायक इंद्राणी वर्मा ने कहा है कि प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और जल्द स्वीकृति की उम्मीद बताई जा रही है। पुल बनने से शिक्षा, इलाज और व्यापार में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सर बहुत समस्या आती है, जान का खतरा भी है। आने जाने में लड़के बच्चों का कहीं चूक जाए या धोखा हो जाए तो भी बच्चे बूढ़ जा सकते हैं, नाव बूढ़ जा सकती है। सब चीज़ के लिए समस्या है आने जाने के लिए। पुल बनने से क्या फ़ायदा होगा? पुल बनने से सर बहुत फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों को आने जाने के लिए, खेती किसानी के लिए, रात बिरात आने जाने के लिए, गाड़ी घोड़ा हर एक चीज़ के लिए सुविधा हो जाएगा। हम बच्चों का जान बचने भी ठीक है। सैलाब के महीना में नदी बाढ़ जाती है, नाव डूबने की भी शंका है। नाव डूब जाएगी तो लड़के बच्चे भी बूढ़ जाएंगे, सब चीज़ का खतरा है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।